नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा है डेडलाइन पर ड्रामा। कांग्रेस का नया फसाना। क्या है पूरा मसला, देखना पड़ेगी पहले ये रिपोर्ट, और रिपोर्ट के बाद फिर चलेंगे डिबेट की तरफ। तो पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट जो हमें बताएगी कि आज का मुद्दा छत्तीसगढ़ क्या है। शरण में आ जाइए, आप भी विकास की प्रक्रिया में हिस्सेदार होइए। इसके लिए आज मैं मनपूर्वक अपील करता हूं। बस्तर आने का मकसद सीधा सीधा है, उनके चहेते उद्योगपतियों के लिए जल, जंगल, जमीन, माइंस तलाश करने आ रहे हैं। नक्सलवाद खात्मे की डेडलाइन के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में पॉलिटिकल ड्रामा जारी है। अब कांग्रेस ने इसमें एक नया फसाना जोड़ दिया है। अब तक लाल आतंक के अंत के पीछे उद्योगपतियों के लिए रेड कार्पेट बिछाने का आरोप लगाती रही कांग्रेस अब शाह की डेडलाइन को हवा हवाई बता रही है। पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू का कहना है कि अब तक का एक्शन महज पेड़ की डाली और तने काटने जैसा है। अभी तो ये पेड़ की डंगाली और तने काट रहे हैं, जड़ में अभी पहुंचे नहीं है नक्सली समस्या के। और उस पर ये दावा करना कि हम 26 तक नक्सली समस्या का पूरी तरह से सफाया कर देंगे, ये हवा हवाई बातें हैं। जहां जड़ है, जहां से पैदा हो रहा है नक्सली, वहां पर क्या कर रही सरकार? आज सिर्फ पेड़ की डंगाली को, तना को काट रहे हैं लोग, जड़ तक पहुंच नहीं पाई है सरकार। उस पर कार्यक्रम बनाए, उस पर योजना बनाए। नक्सलवाद का दंश झेल रहे बस्तर में लाल आतंक के खिलाफ जवानों को लगातार कामयाबी मिल रही है। डेडलाइन की तरफ बढ़ते कदम पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए तो बीजेपी ने कांग्रेस पर नक्सलवाद को पालने पोसने के आरोप लगा दिए। कांग्रेस पार्टी जो है वो उनको नक्सलियों को पालने पोसने वाली पार्टी रही है। इस कारण उनकी भाषा हमेशा बोलेगी। जब तय किया है 2026 तक के खत्म करेंगे तो खत्म करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद खात्मे के लिए मार्च 2026 तक की डेडलाइन तय की है। साय सरकार नक्सल खात्मे की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। नक्सल खात्मे पर पूरी ताकत के साथ जुटी साय सरकार हर मोर्चे पर नक्सलवाद को दिया जा रहा मुंहतोड़ जवाब। साय सरकार में अब तक 400 से ज्यादा नक्सली ढेर। जनवरी से अब तक 120 से ज्यादा माओवादी मारे गए। नक्सलियों से सरेंडर करने की सरकार कर रही अपील। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कर चुके हैं अपील। बस्तर में शांति कायम करने सरकार चला रही योजनाएं। सरकार की डेडलाइन पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। मार्च 2026 की डेडलाइन को कांग्रेस ने बताया हवा हवाई। सियासी बयानबाजी के इतर बाकी बचे एक साल में नक्सलवाद का खात्मा हो पाएगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल शाह की डेडलाइन पर सियासी ड्रामा जारी है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं दमकल न्यूज़ के सवाल और उसके बाद फिर चलेंगे मेहमानों की तरफ। पहला सवाल है, क्या नक्सल खात्मे की डेडलाइन पर कांग्रेस ने नया फसाना जोड़ा है? क्या सवाल उठाकर कांग्रेस शाही रणनीति पर सवाल खड़े कर रही है? शाही यानी अमित शाह जी की रणनीति। और तीसरा और आखिरी सवाल, आखिर बीजेपी कांग्रेस को क्यों बता रही है नक्सल को पालने पोसने वाली पार्टी? तो ये हो गए हमारे सवाल। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। हमारे साथ हैं के.एस. चौहान, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका बहुत स्वागत करता हूं। राम अवतार तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, रायपुर से हमारे साथ, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और थोड़ी ही देर में कांग्रेस के साथी हमारे साथ जुड़ेंगे डिबेट में, उस वक्त उनका परिचय भी हम आपसे कराएंगे। राम अवतार जी, पहला सवाल मेरा यही है, कुछ मसले बड़े संवेदनशील होते हैं लेकिन सियासत तो सियासत है। अब छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सली मारे जा रहे हैं तो हम ये तो उम्मीद नहीं कर सकते कि कांग्रेस उसका वेलकम करेगी और ये भी कहेगी कि सरकार बिल्कुल सही दिशा में कदम उठा रही है। लेकिन फिर भी आलोचना के लिए आलोचना करना, अब इसमें नुक्ताचीनी करना कि 26 तक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, देखेंगे 26 तक नहीं होगा तब भी, लेकिन ये भी कांग्रेस से उम्मीद नहीं कर सकते। इससे क्या आपको लगता है कांग्रेस को क्या फायदा है जो वो ये सवाल लगातार खड़े करने की कोशिश कर रही है? जी देखिए, इस पूरे मायने का ये है कि एक तरफ नक्सलवाद खत्म हो रहा है और दूसरी तरफ उनका आरोप रहता है कि खत्म होने के बाद जो खनिज संसाधन है वो उद्योगपतियों को देंगे। तो पहली बात बोल रहे हैं कि नक्सलवाद खत्म होगा, वो तो बोल ही रहे हैं,
दूसरा, उनको जो आशंका है कि नक्सलवाद खत्म होते ही सारे संसाधन वो अपने उद्योगपतियों को, मित्र को दे देंगे। दो तरीके की बात है। अब पहली बात देखें कि अभी तक कई दशकों बाद पहली बार जो है बड़ी मजबूती के साथ नक्सलवाद खत्म करने का अभियान चल रहा है। जो बस्तर के जो सुदूर के लोग, जो गरीब आदिवासी वर्षों से दंश सह रहे थे, उनकी पीड़ा को खत्म करने का संयुक्त राज्य सरकार, केंद्र सरकार से अभियान, अच्छा अभियान चला है और मजबूती से प्लानिंग के साथ चल रहा है। तो इसमें राजनीति तो फिलहाल नहीं होनी चाहिए। राजनीति होने से क्या है, नक्सलियों को मौका मिलेगा या दूसरों को मौका मिलेगा कहने के लिए, परंतु अभी कोई खास मुद्दा नहीं है। पहले ये मुद्दा था कि उस समय फर्जी नक्सली को सवाल पकड़ यही लिए। है, सवाल यही है, दूसरे सवाल तरीके सबसे बड़ा यही है कि क्या जनता के मन को रास आएगा ये मुद्दा? आप उठा तो रहे हैं, लेकिन क्या जनता को पसंद आएगा ये मसला जो आप उठा रहे हैं? उनके मन को छूता है ये मुद्दा? बिल्कुल नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं छुएगा वो, इसलिए कि पहले लोग ये चाहते हैं कि नक्सलवाद खत्म हो जाए। नक्सलवाद खत्म होने से वहां विकास की जो संभावना है वो बेहद है। वहां पर्यटन की संभावना है, वहां उद्योग की संभावना है, वहां बड़े बड़े संस्थान जा सकते हैं, शिक्षा के संस्थान जा सकते हैं, और वहां कनेक्टिविटी इतना ज्यादा है उड़ीसा से, बिहार से, तो चारों तरफ अगर रास्ते खुल गए तो उसके बाद नक्सलवाद पनप नहीं पाएगा। और जितना छत्तीसगढ़ का मैदानी इलाका विकसित है उससे ज्यादा बस्तर हो जाएगा, क्योंकि खनिज संपदा है। देखिए, खनिज संपदा किसी न किसी को देना पड़ेगा, कोई ना कोई तो लेगा। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो नियम कानून है उससे लेगा। बिल्कुल ठीक बात है, आपने एकदम ठीक बात कही कि हमें चुनना तो पड़ेगा। क्या हम ये मानते हैं कि खनिज का दोहन नक्सलियों से भी अधिक खतरनाक है, या हम उसी व्यवस्था को कायम रखना चाहते हैं कि नहीं भैया ये जो हो रहा है वही चलने दीजिए, नहीं तो और गौर गड़बड़ हो जाएगी? ऐसी नकारात्मकता उत्पन्न करना। सत्य प्रकाश सिंह जी हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उनका बहुत स्वागत करता हूं। बढ़िया लग रहे हैं सत्य प्रकाश जी, बधाई आपको। आप अभी बाल संवार रहे थे तो मैंने देखा, मैंने कहा मैं माफ़ कीजिएगा, मैंने कहा थोड़ा सा हल्का फुल्का भी कर देता हूं बोल के कि बढ़िया लग रहे हैं आप। हम सभी बढ़िया लग रहे हैं वैसे जी। तो पहली टिप्पणी आप ही के लेकर हम आगे बढ़ते हैं कि भैया ये मसला जनता के मन को कैसे छूता है। सत्य प्रकाश जी, कांग्रेस हमको ये समझाए। दूसरा, हमें ये बताए कि हमें किसे चुनना है। आपकी आपत्ति इसलिए है, जो आपका आरोप है कि साहब ये बड़े स्टेक होल्डर्स जो इंडस्ट्री के हैं उनको दे दिया जाएगा, तो कौन बेहतर है? उद्योगपति बेहतर है, नक्सली बेहतर है? सर देखिए शरद जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। दोनों चीजें हैं। देखिए, नक्सली को खत्म करना वो भी है, और उद्योगपतियों को भी लेकर आना चाहिए कि रोजगार मिले, दोनों चीजें। हम इसका विरोध थोड़ा कर, देखिए कांग्रेस की कहीं ना कहीं मैं बोलता हूँ इस तरह की छवि बना दी जाती है, विपक्ष के नाते बोल दिए, या मैं ये भी बोलूंगा कहीं कहीं मीडिया में भी खबरें चला देते कि हम कहीं उद्योगपतियों के खिलाफ है। हम उद्योगपतियों के खिलाफ थोड़ी ना, अडानी आए, अंबानी आए, जिसका हम हमेशा बोलते हैं, मतलब कानून जो बोलता है, जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए आप कोई भी जमीन दीजिए, रोजगार उत्पन्न हो, हम उसका पक्ष लेंगे। आप उस तरह काम कीजिए। जैसे अगर बात करें अडानी का, अभी क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया सर? उसकी कॉपी आपके पास है जी? अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इस संदर्भ में कि जिसकी कॉपी आपके पास है, जिस पर आप आपत्ति उठा रहे हैं कि नियम विरुद्ध है? मैं वही आपको बताना चाहता, जैसे इस तरह से अडानी की जो बात हुई थी, मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ। एयरपोर्ट की बात थी कि भाई आपके पास कुछ इसका एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी आप उनको, अब यहाँ की मैं बात करूँ, विनिवेश की बात हो रही है, जो नगरनार प्लांट की बात कर लीजिए आप। नगरनार प्लांट अभी तक विनिवेश की वेबसाइट में क्यों पड़ी हुई है? पहली बात। दूसरी बात, अडानी के लोग भी यहाँ आए हैं और दूसरे उद्योगपति घराने के लोग भी आए हैं, जो सरकार छुपाती रहती है। मगर लोग यहाँ आए हैं कि नहीं आए, सर्वे करके गए हैं कि नहीं गए, वेबसाइट में पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, झूठ तो नहीं बोल रहे। ये सब चीजें सामने है, जनता के सामने है, पब्लिक प्लेटफॉर्म है। तो हम तो इसलिए सवाल खड़े कर रहे हैं कि आप एक तरफ बात करते हैं नक्सली खत्म करेंगे, दूसरी तरफ आप इस तरह की चीजें भी कर रहे हैं कि आप नगरनार प्लांट को बोलते प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे, वो कहीं ना कहीं आप उसको विनिवेश के वेबसाइट में रखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आप नक्सली खत्म कीजिए। देख, कोई नहीं बोलेगा, चाहे हम भी पक्ष में आते हैं, कोई भी नहीं बोलेगा कि नक्सली होने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं विकास अवरोध पैदा करते हैं। कहीं ना कहीं ये इस जो विकास होनी चाहिए उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगवाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर सवाल कहाँ खड़ा होता है, जब हम सवाल तब खड़े करते हैं जब वहां के गांव के लोग, स्थानीय नेता, स्थानीय सरपंच सवाल खड़े करते हैं कि पुलिस का राजनीतिकरण हो गया। हमारे गांव के लोगों को पॉकेट में, मतलब उनके घर में आधार कार्ड है, राशन कार्ड है,
उसके बावजूद उसको नक्सली बना दिया जाए। आपकी बात तब हम मौजूद उनकी है, आवाज बन के सामने लेकिन आते हैं। लेकिन सर, आपको जो दायित्व जनता ने दिया है वो इसीलिए दिया है कि छत्तीसगढ़ की जनता के हितों के विरुद्ध कोई भी निर्णय सत्ता पक्ष न ले पाए, और इसके लिए आप पुरजोर अपनी आवाज़ बुलंद करें, तथ्यों के आधार पर, सड़क से लेकर सदन तक, और ज़रूरत पड़े तो न्यायालय की शरण भी लें। लेकिन अभी तो पूरी चीज़ें, मॉडलिटी, रूपरेखा कुछ भी फाइनल नहीं है। चलिए अब मैं चलता हूं के एस चौहान साहब की तरफ। चौहान साहब, पहले तो अपने विपक्षी साथियों को यही बता दीजिए क्या है वस्तु स्थिति है, कौन सा उद्योगपति आ रहा है। और मैं तो ऐसे उद्योगपतियों को थोड़ा बहुत और प्रणाम करते हुए देखना चाहूँगा जो अभी से अभिरुचि ले रहे हैं। एक ऐसा क्षेत्र जो नक्सल प्रभावित कुख्यात छवि रही है जिसकी, वहाँ अगर वो उद्योग लेकर और अपनी संभावनाओं के साथ आना चाहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन पूरी पारदर्शिता और पूरी क्लैरिटी होना चाहिए। जी चौहान साहब। जी बिल्कुल शरद जी। और ये चर्चा अभी जितनी भी चालू हुई है वो बहुत ज़्यादा सार्थक चल रही है। बहुत ज़्यादा पॉइंट पे आपने क्वेश्चन भी पूछे हैं और चर्चा भी की। ये दर्शकों को बहुत ज़्यादा समझ लेना ज़रूरी है। और जैसे कि कांग्रेस के नेता बोल रहे थे कि ये टहनियों को तोड़ रहे हैं, जड़ों को तो अभी तक इन्होंने हाथ भी नहीं लगाया है, तो 2026 तक ये कैसे कर पाएंगे। तो हम पूरी रणनीति के साथ चल रहे हैं, कोई भावनात्मक बयान नहीं था या कोई अभी कोई फिलहाल कोई चुनाव नहीं है कि चुनावी हमने वादा कर दिया है और 1 साल में पूरा कर देंगे, देख लीजिएगा, हमारे को वोट दीजिए, ये सभी चीजें नहीं थी। 2024 में शुरुआती तौर पे जैसे ही सरकार बनती है, 2024 में जब हमारे अमित शाह जी आते हैं यहाँ पर, और उसी समय ये एजेंडा ये तय करते हैं कि, और समय सीमा तय करते हैं, और समय सीमा भी इसलिए तय होती है कि एक ठोस रणनीति के हिसाब से, और मौजूदा जो आज के डेट में आंकड़े हैं शरद जी, लगभग 347 हम नक्सली ढेर कर चुके हैं पिछले 15 महीनों में। 1071 नक्सली जो हैं वो सरेंडर हो चुके हैं, लगभग 1300 गिरफ्तार हो चुके हैं, जो कि ये तीनों जो आंकड़े हैं पिछले 5 सालों में ये पार नहीं कर पाए हैं, जो हमने 15 महीनों में पार कर दिए हैं। दूसरी बात, ये रणनीति इसलिए भी इतनी है कि विकास हमारे लिए बहुत ज्यादा एक टूल्स के हिसाब से है ये नक्सलियों को खत्म करने के लिए। आप ये देखें कि 2014 में लगभग 1450 गांव में सड़क कनेक्टिविटी नहीं थी 2014 में, लेकिन आज वो जो बच के रह गई है वो लगभग 150 गांव में कनेक्टिविटी नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सभी गांव में हो गई है, लगभग 150 गांव अभी भी अछूते हैं। अभी जब हमारे अमित शाह जी आए तो नगरीय निकाय चुनाव के अध्यक्षों और उन्होंने सरपंचों के साथ मीटिंग की। क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, हमारा मूल जो उद्देश्य है, मूल उद्देश्य है कि जो नक्सली जो भटक गए हैं उनको मूल धारा में लाया जाए, संविधान के हिसाब से लाया जाए, बंदूकें छुड़वाई जाए। अगर वो नहीं होता है तो साम दाम दंड भेद सभी रास्ते खुले हुए हैं। और उसके बाद अभी बिल्कुल मुद्दे की बात कही आपने सर, उद्योगपति वाली बात बोल जी जी, मैं लौटता हूं आपकी तरफ। ये हवाई बात जी तिवारी साहब, सवाल यही है कि आज जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की दौड़ में फ्रंट लाइन स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, या फिर आप बात करिए गुजरात की, पश्चिम बंगाल की भी बात करिए, जब उद्योग आते हैं तो कुछ चुनौतियां लाते हैं। वो चुनौतियां प्रदूषण की भी होती हैं, वो चुनौतियां दूसरी भी हो सकती हैं, जल, जंगल, जमीन के कुछ अधिक दोहन या बहुत अधिक दोहन की चुनौतियां भी होती हैं वो। लेकिन इसी के साथ विकास आता है, रोजगार आता है, खुशहाली आती है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है देश का जहां इसकी अनंत संभावनाएं हैं, क्योंकि वो रत्न गर्भा है या खनिज गर्भा है। वो ऐसे राज्य का एक ठीक तरीके से, थोड़ा चैलेंज ये है कि सारा महत्वपूर्ण खनिज जिस एरिया में है वो नक्सल प्रभावित है। अब उस नक्सल को खदेड़ कर वहां से अब वहां एक औद्योगिक राज्य की संकल्पना, क्योंकि अब वो दौर भी है कि पर्यावरण को लेकर भी हमारी जागरूकता बहुत अधिक है। आज से 25 साल पहले नदी की धारा मुड़ जाती थी, जंगल साफ हो जाते थे, आज ये उस तरह से संभव नहीं है। क्या कहेंगे आप? जी देखिए, बस्तर में चुनौतियां बहुत है,
पहले तो नक्सलवाद को खत्म करने की चुनौतियां हैं, उसके साथ ही साथ वहां पर के भोले भाले लोगों के विकास, वहां के स्वास्थ्य, वहां का पर्यावरण, और वहां पर अगर खनिज संसाधनों के दोहन के लिए उद्योगपति आ रहे हैं तो वो विकास करें, वो अपना जेब भरने के हिसाब से ना आए। लोगों को जो आशंका है कि अभी तक नक्सलियों के कारण खनिज संसाधन बच गए, नहीं तो कब के कोई भी सरकार रहे उद्योगपति आते, नीलामी करते और सरकार के साथ, कोई भी सरकार के साथ संबंध बना के वो खनिज संसाधन ले सकते, उपयोग करते, और जनता वहां के गरीब की गरीब रहती, उस क्षेत्र का विकास नहीं होता। वो तो अगर नक्सलवाद नहीं रहता तो ये सब पहले हो जाए रहता, कोई भी सरकार रहती। क्योंकि नक्सलवाद है इसलिए कोई उद्योगपति जाने से डरते रहे। टाटा एक बार गया भी, कुछ संसाधनों का उपयोग भी किया, मगर वापस लौट गया अलग अलग कारणों से। तो टाटा जैसा उद्योगपति जो विकास के प्रतिबद्धता के साथ जाता है उसको भी लौटना पड़ा नक्सलवाद के कारण, वहां पर एनजीओ के कारण और राजनीतिक दलों के अपने निहित स्वार्थों के चलते टाटा को वापस लौटना पड़ा। अब जो लोगों को लग रहा है कि नक्सलवाद खत्म होगा, खत्म होने के बाद उद्योगपति जाएंगे, क्योंकि खनिज संसाधन है। अभी जो नीलामी हुई है उसमें मित्तल सही, मित्तल को ठेका मिल गया है। अभी तो नया उद्योगपति जो बड़ा अभी ठेका दो ब्लॉकों का हुआ है उसमें एसआर मित्तल को मिला है, तो वो उद्योगपतियों को तो मिलेगा। वहां पर रोड में बना के काम करने की जरूरत वास्तविक में है, वो नहीं बनाया गया तो असंतुलित विकास होगा, जिसका डर है लोगों को। अगर वहां पर नक्सलवाद खत्म हुआ उसके बाद किस तरह से वहां के स्थानीय हितों को जोड़ते हुए विकास हो, उनके ख्याल रखा जाए, इसका डर या आशंका लोगों को है। क्योंकि भोले भाले आदिवासी हैं। आज भी देखेंगे बस्तर में तो वहां के व्यापारी ज्यादा प्रभावशाली हैं, और जो व्यापारी गए वो बहुत तेजी से पैसा कमाए। तिवारी साहब, यही संतुलन लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। इस संतुलन को अगर हमने गंवा दिया तो चुनौती गहरी है। चीन की हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि वहां का मॉडल किस तरह का है। वहां का मॉडल है कि अगर एक बार कर्मचारी दफ्तर आया तो फिर उसका निकलना संभव नहीं है। अगर 9 घंटे है ड्यूटी आवर्स तो वो 12 घंटे भी हो जाएगा, उसके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। डेमोक्रेसी में ये संभव नहीं है, भारत में ये संभव नहीं है। अभी भी हमारे यहाँ सरकारी दफ्तरों का हाल आप बखूबी जानते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब अबूझ माड़ तक नेटफ्लिक्स पहुंच जाता है, कोका कोला पहुंच जाता है, तो विकास क्यों नहीं पहुंचता है? ये एक बड़ा सवाल है कि वहां जब सारी चीजें पहुंच गई हैं, सिकंदर पहुंच जाती है, सलमान खान की जाट पहुंच जाती है। एक बार मैं खुद बस्तर के एक धुर नक्सल प्रभावित इलाके में था, एक बहुत छोटा सा सिनेप्लेक्स तो भारी शब्द हो जाएगा, एक गोदाम जैसा सिनेमा हॉल देखा मैंने, जहां सबसे लेटेस्ट फिल्म लगी हुई थी। तो ये चीजें आज आप विकास को रोक नहीं सकते। पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज है। सत्य प्रकाश जी, मैं कोई सलाह तो नहीं दे सकता, लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है सर कि आपका भी छत्तीसगढ़ है, जितना कि हम सब का छत्तीसगढ़ है, बीजेपी का है, कांग्रेस का है, और इसके विकास में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। ये आपकी भी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और है, मैं समझता हूं। जी सत्य प्रकाश जी। शरद जी, देखिए, चाहे विपक्ष में हो चाहे सत्ता में हो, हर किसी की ये पहली प्राथमिकता होती ही है कि हम प्रदेश का विकास करें, प्रदेश को कैसे आगे लेके जाए, जिले का विकास करें, युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले। ये हर किसी सरकार में हो या विपक्ष में हो, हर किसी का दायित्व बनता है। आपने सही बोला, जब हम सरकार में होते थे कि हमने उस समय बस्तर की मैं खासतौर से बात करूंगा, एक नीति बनाई सुरक्षा की, विश्वास की, विकास की। उसी के तहत अभी के चौहान जी बोल रहे थे नहीं कर पाए, 196 गांव तक बिजली हमने पहुंचाई थी, 15 साल तक ये नहीं कर पाए थे। हमने वहां पे 54 नए कैंप खोले थे अंदरूनी क्षेत्रों में, ये नहीं कर पाए थे। हमने वो आत्मानंद स्कूल खोले, 300 स्कूल बंद किए, हमने वहां किए। हमने हार्ट क्लिनिक बाजार दिए, वो हमने किए। हमने वहां पे 65 ड्रोनों की खरीदी की। हमने वहां जैसे आपने उद्योगपति की बात की, 15 साल में इन्होंने लगभग 1100 एकड़ जमीन उद्योगपतियों को दी। 15 साल में उद्योग क्यों नहीं लग पाए उस जमीन पे, ये सवाल खड़ा होता है ना। उसीलिए हम आगे सरकार बनी तो हमने वो जमीनें वापस दिलाई, क्योंकि आप 15 साल में क्यों नहीं खोल पाए थे। यही सवाल वहीं से खड़ा होता है कि जो स्थानीय लोग, जो हम बात करते हैं, स्थानीय लोग, स्थानीय गांव के व्यक्ति क्यों सवाल खड़ा करता है। और वही काम हमने किया था जो स्थानीय लोगों की आवाज होती है। हसदेव की बात कर लीजिए आप,
हमने आपने बोला कि आपके पास क्या लॉजिक है हसदेव में, हमने विधानसभा से पारित करवाए, उसके बाद फिर से जंगल क्यों कट रहे हैं? आप परसा कॉल ब्लॉक की बात कर लीजिए, नंदराज पहाड़ की बात करिए, वो कोई नहीं भूला है। रामावतार तिवारी बैठे, फर्जी एनओसी लेके ग्राम पंचायत से कैसे भेज दिया जाता है, तो इनके सरकार के कार्यकाल का वो तो नतीजा था। इसलिए हम बोलना चाह रहे हैं कि आप कीजिए, मगर हर चीज प्रतिष्ठा होनी चाहिए। जनता को ये ना लगे कि हमारे साथ खेला खेल जा रही है, राजनीति की जा रही है। जनता ये ना सवाल खड़े करे कि पुलिस के साथ कहीं ना कहीं राजनीतिकरण हो रहा है। जनता ये ना सवाल खड़े करे कि हमको क्यों इस तरह से फंसाया जा रहा है। आप बोलते युवाओं को रोजगार मिल देंगे, मगर आप जमीनें दे देते, हमको रोजगार मिलता नहीं। आप बोलते कि भाई हम इनको प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे, मगर वो रहती है। आप बोलते कि हम रोजगार देंगे, मगर हमको आज रायपुर आना पड़ता रोजगार के नाम पर, और यहाँ हमारी हत्या हो जाती है। तो ये जनता देखती है कि आप ऐसे राजनीति मत कीजिए, आप पारदर्शिता लेकर आइए। बिल्कुल, आप जो करना चाहिए नीति लेकर आइए। जो बार हम बोलते हैं आपका नीति स्पष्ट है नहीं बस्तर के लिए। जी। आप कभी गोली की बात करेंगे, कभी चर्चा की बात करेंगे, कभी बिल्कुल लाल सत्य भाजी प्रकाश खाने की जी। बात करेंगे। जी। तो ये जनता मांगती है कि आप स्पष्ट नीति बताइए, क्या है आपकी, क्या करना, क्या चाहते हैं विकास बस्तर के साथ। एक जैसे हमारी बहुत स्पष्ट थी। जी, विकास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है हमारे लोकतंत्र की, लेकिन जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, वही विकास है। जब मैं आज से 25 साल पहले एक राष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसी में कब जर्नलिस्ट के तौर पर काम करता था, तो मेरी सबसे प्रिय स्टोरीज में बस्तर का घोटुल होता था। आज मुझे 15 साल 10 साल हो गए, मैं घोटुल के बारे में नहीं सुनता हूं। मैं बस्तर की लोक गाथाओं को अब नहीं सुन पाता हूं। यानी हम विकास कर रहे हैं, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम भूल रहे हैं कि बस्तर की लोक गाथाएं क्या हैं, बस्तर में कितनी बोलियां बोली जाती हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हम जो विकास कर रहे हैं उसमें हम उस बस्तर को तो नहीं खो देंगे। जिस तरह से हमने देखा कि चित्रकूट का जलप्रपात अब सूख गया है, सिर्फ पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं। ईश्वर ना करे संस्कृति की धारा भी ऐसे सूखे, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं तो ये बड़ी चुनौती है। जैसे सनातन की बात बीजेपी करती है, वैसे ही इस देश की संस्कृति भी बहुत सुंदर है और सनातन है। चौहान साहब, इसका बहुत ध्यान रखना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। पर्यटन और अपनी संस्कृति को बचाना भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य है, और इसमें हर सरकारें अपना अपना अपने अपने हिसाब से काम करती भी आई हैं। कुछ सरकारें ने कम काम किया है, कुछ सरकारों ने ज्यादा काम किया है। मेन अहम बात जो है शरद जी, वो ये है कि गुजरात का डेवलपमेंट और महाराष्ट्र का आप डेवलपमेंट देखेंगे तो वहां पर लगभग 70 से 80% जो भी उद्योगपति आए हैं या उद्योग आए हैं, वो बाहर से आए हैं। वो वहां के गृह राज्य के नहीं थे। ये बहुत ज्यादा सौभाग्य की बात होती है कि बाहर से डेवलपमेंट हो, बाहर से जो पूंजीपति आए यहाँ पर अपने उद्योग लगाए। इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही सिविलाइजेशन होता है। जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, वहां पर काम करने के लोगों की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, और वैसे ही सिविलाइजेशन भी होगा। आप ये देखिए कि हमारा जो बीएसपी है, एक बीएसपी आने से ही कितना बड़ा सिविलाइजेशन आ जाता है। कैसे भिलाई नगर बस जाता है, वैसे ही हम चाहते हैं कि बस्तर भी ऐसे ही डेवलप हो। और उसके लिए आप ये जरूर बोल सकते हैं कि संविधान के हिसाब से और लॉ के हिसाब से ही आवंटन होना चाहिए और इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए। ये बात हम मानते हैं। लेकिन आप ये बोले, अब आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, वक्त कम है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सभी ने बहुत गरिमा से पार्टिसिपेशन किया इस डिबेट में। और महत्वपूर्ण बात यही है कि विकास वक्त की मांग है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कुछ मसले दिल करता है कि जिन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो चाहे कांग्रेस का सब्जेक्ट हो, कांग्रेस की सरकार के समय हुई सर्जिकल स्ट्राइक हो, या बीजेपी के समय हुई सर्जिकल स्ट्राइक हो, या नक्सल मूवमेंट हो। वो पैरामिलिट्री फोर्स, वो सुरक्षा बल मायूस होते हैं जब आप कहते हैं नहीं हो पाएगा साहब, बिल्कुल नहीं हो पाएगा 26 तक। उनका दिल टूटता है। वो कहते हैं सियासत के लिए आप ऐसी बात कर रहे हैं। सबने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो सेना, सुरक्षा, पुलिस, ये कुछ ऐसे मसले हैं कि वहां आप जो है सियासत को थोड़ा समेट कर किसी अलमारी में फोल्ड करके रख दीजिए, और वहां आप बात करिए दिल से। बहुत शुक्रिया चौहान साहब, बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश जी, बहुत धन्यवाद तिवारी साहब। और आगे देखिए, मध्य प्रदेश में एक जज ने कहा कविता पढ़कर रैपिस्ट को सुनाई फांसी की सजा। और इसी के साथ कई बड़ी खबरें हैं हमारे खास बुलेटिन सिटी अपडेट। नमस्कार।